नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। स्पेक्ट्रम में हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 10th। तो 10th यूनिट यानी 10वीं इकाई जो है हम यूनिट पढ़ रहे हैं, इसके अध्याय संख्या 36 को हम पढ़ेंगे, जो है राष्ट्रवादी विदेश नीति का विकास। तो राष्ट्रवादी विदेश नीति का विकास किस प्रकार से हुआ और क्या है ये नीति, सबसे पहले ये समझेंगे। औपनिवेशिक काल के अंतर्गत भारत की सुस्थापित राजनयिक संलग्नता एक ऐसा कारक रही जिसने भारत की बाहरी दुनिया से अंतर्क्रिया को सुसाध्य बनाया। राजनयिक संलग्नता, ठीक। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति जब हुई, भारत 51 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य, 600 संधियों का हस्ताक्षर करता था, ठीक है। तो ये जो राजनयिक संलग्नता सुस्थापित हुई बाहर की दुनिया के अंतर्क्रिया के साथ, तो उस राजनयिक संलग्नता ने बाहर की दुनिया से अंतर्क्रिया को सुसाध्य बनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति पर भारत क्या था, 51 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य और 600 संधियों का हस्ताक्षर करता था। भारत ने प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर कर लिए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर भारत ने भी किए थे, ठीक है। 1920 के दशक में भारत राष्ट्र संघ 1920 के दशक में भारत राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का संस्थापक सदस्य था, ठीक। इसने 1921-1922 में नौसेना सशस्त्रीकरण पर वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। 1921-22 में नौसेना सशस्त्रीकरण जो वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी भारत ने भाग लिया। 1920 से लंदन में एक भारतीय उच्चायुक्त था। 1920 में लंदन में एक भारतीय उच्चायुक्त था। यहाँ तक कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले कुछ राजनयिक पदों पर नियुक्त किए गए थे भारतीयों को। कुछ भारतीय जो हैं भारतीय कुछ राजनयिक पदों पर नियुक्त किए गए थे। यह संयोगवश नहीं था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जल्द ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र और संबंध अभिकरणों में सबसे बड़े और अत्यधिक प्रभावी गैर पश्चिमी समूह बनाए। भारत की विदेश नीति की आधारभूत रूपरेखा 1947 में कहीं पहले निर्मित की जा चुकी थी। 1947 से पहले ही निर्मित हो गई थी विदेश नीति। राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों पर पाश्चात्य प्रभावों का महत्वपूर्ण और अवश्यम भावी परिणाम यह था कि वे अपने हितों को इसमें तलाशने लगे और वे तत्कालीन प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय विचारों और गतिविधियों से अवगत हुए। धीरे धीरे राष्ट्रवादी चिंतक ये महसूस करने लगे कि उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद एक अंतर्राष्ट्रीय चरित्र का शासन है, इसके प्रभाव विनाशकारी हैं। तदुपरांत साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रवादी विचारधारा के उदय एवं विकास के फलस्वरूप राष्ट्रवादी विदेश नीति का दृष्टिकोण निर्मित हुआ। दृष्टिकोण, इस नीति के विकास की प्रक्रिया में हम निम्नलिखित अर्थों में देख सकते हैं। और ये जो राष्ट्रवादी विचारधारा के उदय और विकास के फलस्वरूप राष्ट्रवादी नीति जो बनी, राष्ट्रवादी विदेश नीति जो है वो क्या काम आई और किस प्रकार जो है आप समझते हैं फटाफट। 1880 से पहले प्रथम विश्व युद्ध तक साम्राज्यवाद विरोधी एवं एशिया समर्थक भावनाएं रही। 1880 से पहले तो क्या रही, 1880 से लेकर के प्रथम विश्व युद्ध तक, 1880 से लेकर के प्रथम विश्व युद्ध तक साम्राज्यवाद विरोधी भावना रही और एशिया समर्थक भावनाएं रही, साम्राज्यवाद विरोधी, ठीक। 1878 के पश्चात अंग्रेजों ने अनेक विस्तारवादी अभियान किए जिनका राष्ट्रवादियों ने तीव्र विरोध किया। इन अभियानों में सम्मिलित क्या क्या थे, द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 1880 के दरमियान। 1882 में इंग्लैंड द्वारा मिस्र ने कर्नल अराबी के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन को कुचलने के लिए सेनाएं भेजी। 1882 में इंग्लैंड के द्वारा मिस्र में भेजी गई सेना। 1885 में बर्मा का कंपनी साम्राज्य में विलय कर दिया गया। बर्मा का कंपनी साम्राज्य में विलय कर दिया, इसका भी विरोध किया गया। 1890 के दशक में रूस के प्रसार को रोकने के लिए उत्तर पश्चिम में किए गए विभिन्न प्रयास। राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातीय कबीलों द्वारा किए गए प्रतिरोधों का समर्थन किया। राष्ट्रवादियों ने उग्र साम्राज्यवाद के स्थान पर शांति की नीति अपनाए जाने की वकालत की। 1897 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जो थे श्री शंकरन नायर, उनका कहना है डबल लिमिटेड कॉमा हमारी वास्तविक नीति शांति की नीति है, डबल लिमिटेड कॉमा बंद। इस प्रकार 1880 से 1914 के दौरान उभरती विचारधारा थी। एक नंबर, उपनिवेशवादी शासन के विरुद्ध संघर्ष कर रहे राष्ट्रों से घनिष्ठता, जैसे रूस, आयरलैंड, मिस्र, तुर्की, इथियोपिया, सूडान, बर्मा और अफगानिस्तान। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है उपनिवेशवादी शासन से संघर्ष किया, इसलिए इनसे क्या कर दी, घनिष्ठता। इसके अलावा एशिया समर्थक भावनाएं परिलक्षित हुई, ठीक। जैसे 1885 में बर्मा के अधिग्रहण की भर्त्सना, जापान के औद्योगिकीकरण विकास के उदाहरण से प्रेरणा, ठीक है। इसके अलावा हाई ओतवान आंदोलन के दमन के लिए 1895 में जापान के विभाजन की जाने की भर्त्सना।
इसके अलावा आईओ त्वान आंदोलन, हाई हो आई ओ तवान, आई ओ त्वान। इसके अलावा चीन को विभाजित करने के लिए साम्राज्यवादी प्रयासों की निंदा। इसके अलावा जापान द्वारा जार शाही रूस की पराजय, इसमें यूरोपीय अजेयता के मिथक को तोड़ दिया। जापान ने जो है राजशाही रूस की विजय प्राप्त की, इसमें यूरोपीय अजेयता के मिथक को इसने तोड़ दिया। और कांग्रेस के द्वारा बर्मा की स्वतंत्रता का समर्थन भी किया गया। अब हम समझते हैं प्रथम विश्व युद्ध। राष्ट्रवादियों ने युद्ध में इस उम्मीद के साथ ब्रिटेन का समर्थन किया, युद्ध में इस उम्मीद के साथ ब्रिटेन का समर्थन किया कि वह युद्ध के उपरांत भारत में भी लोकतंत्र के उन सिद्धांतों को लागू करेगा जिसके लिए वे संघर्षरत थे। युद्ध की समाप्ति के पश्चात कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि प्रस्तावित शांति सम्मेलन में उसे भी प्रतिनिधि बनाया जाए। 1920 में कांग्रेस ने भारतीयों से अपील की कि वे पश्चिम में लड़ने हेतु जाने वाली सेनाओं में सम्मिलित न हो। 1925 में कांग्रेस ने सन यात सेन के नेतृत्व में चल रहे चीन के राष्ट्रवादी आंदोलन के दमन हेतु भारतीय सेना को भेजे जाने की कड़ी आलोचना की। अब हम समझेंगे 1920 तथा 1930 के दशक में समाजवादियों के साथ समीकरण स्थापित करना। 1926-1927 में जवाहरलाल नेहरू यूरोप में थे, जहां उन्होंने समाजवादियों एवं अन्य वामपंथी नेताओं से संपर्क स्थापित 1926-27 में किया। ठीक है, यूरोप में। इससे पहले दादाभाई नौरोजी ने समाजवादी कांग्रेस के हेग सम्मेलन में भाग लिया। ठीक, हेग जो जगह है वर्तमान में इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की पीठ वहां पर है। अब आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दादाभाई नौरोजी वहां थे और नौरोजी जो है विश्व प्रसिद्ध समाजवादी एच.एम. हाइंडमैन के घनिष्ठ मित्र थे। नौरोजी विश्व प्रसिद्ध समाजवादी नेता एच.एम. हाइंडमैन के घनिष्ठ मित्र थे, दोस्त थे। लाला लाजपत राय ने भी 1914 से 1918 के दौरान अपनी अमेरिका यात्रा के समय अमेरिका के समाजवादियों से गहन संपर्क स्थापित किया। गांधी जी के भी टॉल्स्टॉय एवं रोलैंड रोमा घनिष्ठ संबंध में थे। ठीक, 1927 में जवाहरलाल नेहरू पीड़ित राष्ट्रवादियों के ब्रुसवेल में आयोजित सम्मेलन में भी शामिल हुए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। इस सम्मेलन का आयोजन एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों ने राजनीतिक निर्वासन की सजा झेल रहे राष्ट्रवादियों और क्रांतिकारियों ने किया था। ये राष्ट्रवादी राजनीतिक एवं आर्थिक साम्राज्यवाद के चंगुल से जकड़े हुए थे। इस सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू, अल्बर्ट आइंस्टीन, इसके अलावा श्रीमती सन यात सेन, इसके अलावा रोलैंड रोमा, इसके अलावा जॉर्ज लैंसबरी के साथ अध्यक्ष चुने गए। नेहरू अपने यूरोप प्रवास के दौरान ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अंतर्राष्ट्रीय चरित्र से परिचित हुए। नेहरू लीग की साम्राज्यवाद विरोधी कार्यकारिणी के लिए भी मनोनीत किए गए। नेहरू क्या किए गए? नेहरू जो है लीग की साम्राज्यवाद विरोधी कार्यकारिणी के लिए भी मनोनीत किए गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विश्व के अन्य भागों में चल रहे साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों से संपर्क बनाए और उन्होंने विदेश विभाग की स्थापना की। तो साम्राज्यवाद विरोधी जो आंदोलन थे विश्व में अन्य भागों में, उनसे संपर्क स्थापित करने के लिए नेहरू जो थे उन्होंने क्या किया? विदेश विभाग की स्थापना की। 1927 में जवाहरलाल नेहरू ने सोवियत संघ की यात्रा की 1927 में, तथा इस समाजवादी राष्ट्र की उपलब्धियों से वे अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने रूस को साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक विशाल ताकत के रूप में देखा। अब हम बात करते हैं 1936 के बाद फांसीवाद विरोधी रवैया। 1930 का दशक यूरोप में फांसीवाद के उदय और इसके विरुद्ध संघर्ष का काल था। राष्ट्रवादियों ने निष्कर्ष निकाला कि साम्राज्यवाद एवं फांसीवाद पूंजीवाद के ही दो अंग हैं। साम्राज्यवाद और फांसीवाद क्या है? पूंजीवाद के ही दो अंग हैं। राष्ट्रवादियों ने विश्व के विभिन्न भागों जैसे इथियोपिया, स्पेन, चीन और इसके अलावा चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया में चल रहे फांसीवाद विरोधी आंदोलन को अपना समर्थन प्रदान किया। इन्होंने 1939 में अपनी त्रिपुरी अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटेन की फांसीवाद समर्थक नीति से खुद को पृथक कर लिया। 1939 में राष्ट्रवादियों ने जापान द्वारा चीन पर किए गए आक्रमण को निंदनीय बताया। जापान के द्वारा चीन में जो पर आक्रमण किया गया तो उसको निंदनीय बताया राष्ट्रवादियों ने। कांग्रेस ने डॉक्टर M.L. अटल के नेतृत्व में एक चिकित्सा मिशन थी जो चीनी सशस्त्र सेनाओं के सहायता के लिए चीन भेजा गया। फिलिस्तीन के मुद्दे पर कांग्रेस ने फिलिस्तीनियों का समर्थन किया। यद्यपि उसने यहूदियों के प्रति अपनी सहानुभूति जताई, किंतु मांग की कि फिलिस्तीनियों को उनके स्थानों से विस्थापित न किया जाए तथा इस मुद्दे को फिलिस्तीनी अरब आपस में द्विपक्षीय सहयोग द्वारा हल करें। पश्चिम को इस बात पर हस्तक्षेप न करने दें। कांग्रेस ने फिलिस्तीन के विभाजन का भी विरोध किया। बात करते हैं स्वतंत्रता के उपरांत।
स्वतंत्रता के उपरांत भारत में तत्कालीन शीत युद्ध विश्वव्यापी गुटबंदी से दूर रहते हुए अपनी विदेश नीति बनाई। उसने विदेश नीति गुट निरपेक्षता की नीति पर आधारित थी। शीघ्र ही भारत विश्व के राष्ट्रों के मध्य गुट निरपेक्षता की नीति का अगुवा बन गया। स्वतंत्र संग्राम और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जवाहरलाल नेहरू एक अत्यंत प्रभावशाली और लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे। नेहरू के व्यक्तित्व ने घरेलू नीति और विदेश नीति दोनों पर अपना प्रभाव डाला। विदेश नीति की नींव ही उन्होंने रखी थी। आरंभिक वर्षों में भारत की विदेश नीति व्यवहारतः राष्ट्रीय नीति थी, जिसकी आधारभूत रूपरेखा राजनीतिक दलों की सहमति और आम जनता की सोच पर थी। परंतु इसके तीन महत्वपूर्ण पहलू गुट निरपेक्षता, पंचशील और भारत के कॉमनवेल्थ से संबंध जारी रखना नेहरू की उपज थे। नेहरू ने क्या क्या उपजाया? गुट निरपेक्षता, पंचशील को और भारत से कॉमनवेल्थ से संबंध जारी रखना जो है नेहरू की सोच थी। भारत की जनता के बड़े भाग द्वारा इसको स्वीकार करना मुख्यतः नेहरू के व्यक्तित्व के परिणाम स्वरूप ही था। उपस्थित परिस्थितियों और भारत के अपने राष्ट्रीय हित के संदर्भ में जिस देश की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना था, जो कि सभी देशों की विदेश नीति का प्राथमिक उद्देश्य होता था, भारत की विदेश नीति के उद्देश्य थे नीति की स्वतंत्रता को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ाना, उपनिवेशों तथा गुलाम क्षेत्रों को मुक्त कराना, नस्लीय समानता को बढ़ाना, देश का आर्थिक विकास करना, विदेशों में भारतीय मूल की जनता के हितों में वैधता को सुरक्षित रखना इत्यादि। अपने प्रबुद्ध स्व हितों और प्रबल परिस्थितियों को विचार में रखते हुए भारत ने अपने विदेश नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 3 साधन अपनाए। 3 साधन कौन कौन से बताए गए? एक तो गुट निरपेक्षता, एक विश्व शांति बनाए रखना और सभी देशों से मैत्री संबंध। स्वतंत्र भारत की विदेश नीति में शांति, उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता, नस्लीय समानता तथा सैनिक गुटों में निरपेक्षता के सिद्धांत शताब्दी के प्रारंभ से ही चले आ रहे स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष के अनुभवों से अस्तित्व में आए थे।